वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैक एंड सेट। तो आज हम चालू करेंगे चैप्टर 3। हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम देखेंगे कि हमने हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हमारा करंट कैसे फ्लो करता है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा एक करंट फ्लो कर रहा है, अगर हमारा चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो फिर वो कैसी रहती है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग चार्जेस पे क्या इफेक्ट रहता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं लॉरेंस फोर्स। ये क्या होता है? तो लॉरेंस फोर्स बेसिकली हमारा जो नेट फोर्स लगता है पार्टिकल पर जब वो मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। मतलब इधर हम बना लेते हैं कि हमारा चार्ज पार्टिकल है क्यू, ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अभी इधर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है। इनका डायरेक्शन कुछ भी है। तो मेरा जो पार्टिकल है उसमें नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी आएगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी आएगा। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। और उसका एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा क्यू एफ इक्वल्स क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो इधर ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू है हमारा चार्ज ऑफ पार्टिकल, वी है हमारा वेलोसिटी, और बी है मैग्नेटिक फील्ड। इधर सारे वेक्टर्स में किए हैं ताकि हमें सीधा डायरेक्शन भी मिल जाए। इधर ये v और b के बीच में जो क्रॉस है उसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। और मैं जो क्यू ई है इसको लिख सकता हूँ एफ इलेक्ट्रिक, जो कि होता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो क्यू वी क्रॉस बी है ये हमारा सिर्फ मैग्नेट, मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों के एडिशन को बोलते हैं हम लॉरेंट्ज फोर्स। वी वी क्रॉस बी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वी क्रॉस बी अगर किसी को मालूम नहीं है तो होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वी एंड बी। और उसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड वी मॉड बी साइन थीटा। जहां हमारा थीटा है एंगल बिटवीन वी एंड बी, थीटा है हमारा एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो इसका जो नेट डायरेक्शन रहता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर होता है। तो इसका जो डायरेक्शन रहता है वो हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, राइट हैंड रूल। तो इधर हम हमारा वी पहले है ना, तो हमारे जो फिंगर्स है वो पॉइंट करेंगे वी के डायरेक्शन में। इधर मेरा पार्टिकल राइट साइड मूव कर रहा है तो मैंने ये राइट साइड पॉइंट किया। अभी मान लेते हैं कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, मतलब जो हमारा पाम है, वो हमेशा हमारा जो सेकंड टर्म है, मतलब बी क्रॉस बी में मेरा बी सेकंड है ना, तो मेरे बी को फेस करेगा। मतलब मेरा बी अगर ऐसे जा रहा है तो मेरा पाम ऐसे रहेगा, मतलब मेरे पाम से निकलना चाहिए बी, ऐसा होना चाहिए। तो फिर मेरे फिंगर से निकल रहा है मेरा वी, मेरे पाम से निकल रहा है मेरा बी। तो अभी मेरा जो थंब जिधर जाएगा, इधर मैंने ऐसे रखा है इसको, मेरा फिंगर्स, पाम और थंब ऐसे तीनों परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो मेरा जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन देगा मुझे नेट वेक्टर का। तो फिर अगर मेरा पार्टिकल एक ऐसे मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस तरफ, ऐसे, तो मेरे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे। तो फिर ऐसे इसका डायरेक्शन आता है। और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है बी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एसआई यूनिट है टेस्ला। हम लिखते हैं टी, पाई टी का मैग्नेटिक फील्ड, 10 टी का मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिखते हैं हम। अभी अगर हम डायमेंशन देखने जाए मैग्नेटिक फील्ड का, तो फिर हम फोर्स को लिख सकते हैं एफ मैग्नेट। मैं एफ मैग्नेटिक को लिखूंगा क्यू वी क्रॉस बी है ना वो। तो अगर अगर हम सिर्फ डायमेंशन देखें तो फिर फोर्स इक्वल्स
चार्ज इंटू वेलोसिटी होता है हमारा मीटर पर सेकेंड इंटू बी। तो मैं बी को लिख सकता हूँ न्यूटन सेकेंड, मेरा फोर्स है न्यूटन। तो न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय मास इंटू चार्ज, तो ये हो गया कूलम। मास नहीं है ये लेंथ है, मीटर है वो, तो कूलम मीटर। तो ऐसे आता है हमारा डायमेंशन न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, जो कि इधर लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लेते हैं वायर है जो करंट कैरी कर रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड है उधर, तो हमारे जो कंडक्टर है जो कि वायर है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है करंट आई, और इधर एक इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो हमारा ये करंट हमारे कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन होता है हमारा F इक्वल्स क्यू वी क्रॉस बी। वापस ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है। तो अभी हमारा ये जो क्यू है वो हमारा नेट चार्ज है क्यू। हम्म और अ, हमारा जो करंट करंट कंडक्टर होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स की होती है, वो तो वीडी होती है। हम्म तो मैं नेट चार्ज क्यू को एरिया मतलब वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूँ, जो कि हम एन इंटू ए इंटू एल लिख सकते हैं। और चार्ज पर ये कैरियर क्यू, तो हमारा क्यू ऐसे हो गया, और वी को वीडी लिखते हैं। तो एन ए एल क्यू वीडी बी, वीडी क्रॉस बी हो जाएगा ये। तो अगर हम इधर ध्यान से देखें तो हमारा करंट डेंसिटी होता है एन इंटू क्यू इंटू वीडी। वीडी मतलब हमारा इतना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया 1 सेकंड में। हमारा क्यू होता है चार्ज का एक वैल्यू, और एन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। हम्म अगर ये हो गया करंट डेंसिटी, तो अगर मैं इसमें एरिया मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे करंट मिल जाएगा, जो कि इधर है हमारे पास। तो मैं एन क्यू वी डी ए इक्वल्स आई लिख सकता हूँ करंट। तो फिर मेरा एफ हो गया एन क्यू वी डी ए, तो एल बचेगा, तो ये हो जाएगा एल आई क्रॉस बी। हमारा वीडी इसमें इंक्लूडेड है, तो फिर आई आ जाएगा वीडी की जगह क्रॉस प्रोडक्ट में, क्योंकि आई और वीडी का वेक्टर तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, बस मैग्नीट्यूड का खेला हो रहा है इधर। तो हमारा एक करंट करंट कंडक्टर में हमें फोर्स का एक्सप्रेशन मिल गया, लेंथ इनटू करंट क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये कब होगा, जब हर जगह यूनिफॉर्म, मतलब अगर एक एक करके ले, अगर छोटे छोटे एलिमेंट का ले तो डीएफ हो जाएगा, डीएफ और डीआई। तो यही इधर दिया हुआ है, समेशन कर दिया है या फिर इंटीग्रेशन होगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। तो हमारा एफ हो गया एल आई क्रॉस बी। तो आगे देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे चार्ज पार्टिकल जा रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर है मान लेते हैं एक बार के लिए, तो क्या होता है। तो अगर एक केस लेता हूँ कि वो परपेंडिकुलर है, मतलब मान लेते हैं वी ऐसे है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छा, इधर मैं एक बात बता देता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड के जब हम दिखाते हैं तो हम ये क्रॉस काफी बार यूज करते हैं डायग्राम में। तो इसका मतलब होता है कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेरे पेपर के अंदर जा रही है, अगर कोई पेपर या फिर स्क्रीन पे बनी हुई है, मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है। क्रॉस का मतलब ये होता है। और अगर डॉट बना हुआ है ऐसे,
मतलब वो बाहर आ रही है। तो ये क्रॉस का मतलब इन है, डॉट का मतलब आउट है। तो उसी हिसाब से हम डायरेक्शन लेंगे, ताकि हमें बाकी चीजों का डायरेक्शन मिल पाए, जैसे कि फोर्स। तो इस डायग्राम में देखते हैं एक बार। हमारा जो पार्टिकल है उसका डायरेक्शन है वी। हम्म और इधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है क्रॉस से, मतलब वो पेपर के अंदर जा रहा है। तो अगर हम अभी फोर्स देखें, तो वो वी क्रॉस बी होता है हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो मैंने ऐसे कर ली होंगी हमारे स्पीड के डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो मेरे लिए ऐसी है, आपको हो सकता है मिरर में उल्टी दिख रही हो, वेब कैमरा में आपके हिसाब से करिएगा। तो मेरी राइट साइड जा रही है, और मेरा पाम स्क्रीन के अंदर जा रहा है, पाम स्क्रीन के अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरे पाम से निकल के, हथेली से निकल के स्क्रीन के अंदर जा रहा है। तो सही है। क्योंकि क्रॉस दिया हुआ है, मतलब स्क्रीन के अंदर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरा फोर्स ऊपर आ रहा है, जो कि डायग्राम में दिया हुआ है। तो सही है। और अगर हम यही चीज बाकी पॉइंट्स पे देखें, मतलब अगर मेरा एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और मैंने फोर्स ऊपर की तरफ दे दिया, तो वो थोड़ा ऐसे घूमेगा। अगर बाकी पॉइंट्स में देख रहे हैं, तो सेम हो रहा है, और ये फोर्स सेंटर की तरफ आ रही है। मतलब मेरा जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूमने लग जाएगा। तो मुझे क्या मालूम पड़ा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, वो जा रहा है, और एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है उस पे, तो वो गोल घूमने लग जाएगा। क्योंकि उस पे फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, जो हमारा सर्कुलर मोशन के लिए चाहिए रहता है। और ये होगा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सिर्फ एक सेंट्रीपेटल फोर्स है इधर, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इधर। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें रेडियस क्या रहेगा, वो भी हम निकाल सकते हैं इसमें। तो हम मान लेते हैं कि हमारा स्पीड v है उसका। पार्टिकल का स्पीड v मान लिया। तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नीट्यूड देखते हैं। मॉड एफ इक्वल्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। अभी v और b परपेंडिकुलर ले लिया है, तो साइन थीटा 1 हो गया। तो हमारा फोर्स का मॉड क्या हो गया, क्यू वी बी। अभी मेरा जो स्पीड है, स्पीड मॉड वी, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमारा इधर। सर्कुलर मोशन में यही होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हम्म तो अभी और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, और हमारा एफ है सेंटीमीटर फोर्स, उसका वैल्यू होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ऐसे हमें आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स क्यू वी बी। तो हमें आ जाएगा कि v का एक कट जाएगा, तो r इधर से मिल गया एम वी बाई क्यू वी। और इधर से ही हमें बाकी चीजें भी आ जाएंगी, जैसे जो टाइम पीरियड कितना होता है, एक पूरे रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 2 पाई r बाई v हो जाएगा वो तो फिर t हो जाएगा 2 पाई r बाई v, तो v कट गया, 2 पाई m बाई क्यू v हो गया। इधर से हमें ओमेगा में मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो r मिला हमें, उसको रेडियस ऑफ हेलिक्स भी बोलते हैं। वो थोड़ा अलग केस हो जाता है, अभी उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। तो इधर मैंने लिया कि मेरा पार्टिकल सिर्फ परपेंडिकुलर है जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा पार्टिकल परपेंडिकुलर भी है, बट उसका थोड़ा पार्ट नहीं भी है, मतलब ऐसा मानते हैं ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्या हो गया, हम्म, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और मेरा पार्टिकल वी ऐसे जा रहा है, तो उसका कुछ पार्ट रहेगा परपेंडिकुलर, और कुछ नहीं भी रहेगा। हम्म तो अगर मेरा एक पार्टिकल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, या फिर उल्टे डायरेक्शन में, अगर मेरा साइन थीटा 180 या जीरो हो गया, तो मेरा उस पर फोर्स भी तो जीरो हो गया, क्योंकि साइन थीटा जीरो हो गया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, तो फोर्स भी तो जीरो हो गया। तो ये पहला पॉइंट वही है कि पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इज अनअफेक्टेड बाय इट। क्योंकि साइन थीटा जीरो हो गया, तो फोर्स भी जीरो हो गया, एफ एम, जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, वो जीरो हो गया उस पर, तो उसका इफेक्ट ही नहीं हो रहा है उस पर। और ये सेकंड पॉइंट वही है कि अगर पार्टिकल
परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से या ये मैग्नेटिक फील्ड से, ये लगी थोड़ा गलत है। हम्म, इधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो एक सर्कुलर मोशन में जाने का ट्राई करेगा। तो अगर हमारा पार्टिकल का थोड़ा पार्ट पैरेलल भी है, थोड़ा पार्ट परपेंडिकुलर भी है, तो उसके मोशन को हेलिक्स बोलते हैं। तो उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है। मेरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, मतलब थोड़ा पार्ट अंदर है, थोड़ा पार्ट ऐसे है। हम्म, तो जो ऐसे पार्ट रहेगा, वो ऐसे घूमने का ट्राई करेगा, ऐसे ऐसे सर्कल बनाने का ट्राई करेगा। और जो ये वाला पार्ट है, वो अंदर जाने का ट्राई करेगा। तो मेरा मोशन ऐसे रहेगा ना, कि सर्कल भी बन रहा है, आगे भी जा रहा है, ऐसे 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 सर्कल भी बन रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है या फिर उसके उल्टे उस डायरेक्शन में जा भी रहा है। मतलब वेलोसिटी दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं वेक्टर में, कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और एक जो उससे परपेंडिकुलर है। तो इस मोशन को हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल मोशन। तो इधर यही कि रेडियस ऑफ हेलिक्स मतलब बेसिकली मेरा जो सर्कल है, सर्कल बनना चाहिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, उसका रेडियस कितना है। और ये एक रोटेशन में, कि ये जो सर्कल है उसका एक रोटेशन खत्म हो गया, तो उसमें पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं पिच। उसको कहते हैं पिच। और उसका पी का वैल्यू होता है वी पैरेलल, वी पैरेलल इनटू टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब बेसिकली हम वही देख रहे हैं कि एक जब तक एक रेवोल्यूशन खत्म हो रहा है, एक रोटेशन खत्म हो रहा है, उतने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो वही है वी पैरेलल। तो आगे देखते हैं, ये बाद में प्रॉब्लम से भी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, और हम ये देखेंगे बायट सावर्ट लॉ के थ्रू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट होता क्या है। तो ये होता है कि हमारा अगर एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, करंट कैरिंग वायर है, हम्म, तो फिर ये करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला, तो वो होता है हमारा ये डी बी, की मतलब एलिमेंट वाइज देख रहे हैं ना, तो इसलिए हम डी में कर रहे हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें, इनटू आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये एल है हमारा, जो एलिमेंट है उसका लेंथ है, आर हमारा है। अभी मैं मान लेता हूँ कि मैं एलिमेंट से पॉइंट पी पे देख रहा हूँ कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है। तो हमारा आर इज वेक्टर फ्रॉम एलिमेंट टू पॉइंट पी, मतलब आर है हमारा वेक्टर एलिमेंट से लेकर पॉइंट पी तक जिधर हम देख रहे हैं। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला होता है हमारा एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम निकाल रहे थे बी। और अगर, और ये जो हमारा म्यू नॉट है, उसको परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। उसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसका जो वैल्यू और एप्सिलॉन नॉट का जो ये प्रोडक्ट आता है, वो होता है 1/c²। और 1/c² होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, मतलब उसका इनवर्स का स्क्वायर। ये कैसे आता है, ये आता है ऐसे, हमारा जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है हमारा 9 × 10⁻⁹। तो उल्टा ले ले, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 1/9 × 10⁻⁹। और हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁷।
इन दोनों का प्रोडक्ट ले ले तो 4 पाई कट जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इक्वल्स 1/9 इंटू 10 to the power 9 + 7 = 16। तो ये हो गया 1/3 इंटू 10 to the power 8 का स्क्वायर, जो ये 1/c²। तो आगे देखते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ इस डायग्राम में हो क्या रहा है। और इसमें थोड़ा डायरेक्शन उल्टा दिया हुआ है। नहीं सही है। हाँ, तो इसमें हमने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है डीएल। ये, और हम देख रहे हैं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ऐसे ऊपर की तरफ है डीएल, और मेरा पाम पाम से आर निकलेगा बी की तरफ। क्योंकि मेरा एल क्रॉस आर है ना, डीएल क्रॉस आर। तो आर सेकेंड टर्म है, तो मेरा आर वेक्टर के लिए आर वेक्टर मेरा पाम से निकलेगा। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इधर। मेरे मेरा मैं करंट ऊपर ले रहा हूँ, डीएल को ऊपर ले रहा हूँ। मेरे पाम से निकला, तो मेरा मेरा स्क्रीन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस है तो सही है। तो ऐसे ही हमें हर एक एलिमेंट के लिए निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, और उन्हें ऐड करना है। तो ये यूजली इंटीग्रेशन से होगा। आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। मतलब मैंने एक सर्कुलर लूप लिया, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अभी मुझे देखना है कि मैं इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लूंगा, तो उधर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या आएगा। तो इसमें ऐसा है कि अगर हम देखें एक एक एलिमेंट लेके, तो हमारा जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, उसका दो कंपोनेंट्स आएगा, एक एक्स और एक वाई। हम्म तो एक एक जगह देखते हैं। तो मैंने ऐसा लूप माना है, और हम इस लूप के ऐसे एक्सिस पे देखना चाहते हैं कि किस पॉइंट पे कैसा आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमने एक टॉप पॉइंट लिया मान लेते हैं, और हम लूप को ऐसे लेते हैं, तो ये हो गया मेरा डीएल। इस तरफ मेरा आर हो जाएगा ऐसे। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अगर हम लूप को ऐसे लेते हैं, अगर ऐसे लिया लूप को, मैं डायग्राम फॉलो कर रहा हूँ। तो ऐसे लिया तो मेरा डीएल हो गया इस तरफ, मेरी तरफ आ रहा है वो। हम्म मेरा आर हो गया इस तरफ की तरफ जा रहा है। तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ आया, ये वाला। मेरा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अगर मैं नीचे वाला पॉइंट लूं, तो मेरा एल का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। मेरा आर का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, अभी मेरा एल ऐसे अंदर जा रहा है, आर ऐसे जा रहा है। तो मेरा बी नीचे की तरफ आ गया। तो मैं इस पॉइंट से देखूं, तो मेरा डीवी ऐसा आ जाएगा। तो ये तो एकदम उल्टा आ गया। तो अगर इसका कंपोनेंट ले, तो मेरे दोनों वाई कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएगा, मेरा सिर्फ एक्स कंपोनेंट बचेगा। और अगर हम इसमें ध्यान से देखें, तो ऐसा हर एक पॉइंट के लिए हो रहा है कि ऐसा हर एक अपोजिट पेयर्स के लिए हो रहा है कि मेरा वाई कैंसिल हो जा रहा है, मेरा सिर्फ एक्स बचेगा। तो हम इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे देखें, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिखेगा हमें मैग्नेटिक फील्ड, वाई का कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे एक्स डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड आता है ये, उसका वैल्यू आता है कोई भी एक्स पर म्यू नॉट आई डीएल आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इसका इंटीग्रेशन आता है। तो इसमें अगर हम इंटीग्रेट करें, तो फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आता है ये B इक्वल्स बी एक्स आई कैप इक्वल्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू 3/2। और ये होता है आई कैप। आई कैप मतलब बेसिकली इधर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बेसिकली एक्सिस के लॉन्ग रहेगा। और तो इधर आर होता है हमारा रेडियस ऑफ हमारा सर्कुलर लूप, आई होता है हमारा करंट, और एक्स इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू पॉइंट पी जिधर हम देख रहे हैं। सेंटर ओ मतलब हमारा लूप का सेंटर। और अगर हम सेंटर पे देखें,
तो x को 0 पुट करेंगे और हमारा ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r आई कैप मैग्नेटिक फील्ड। आगे देखते हैं। तो अभी हम थोड़ा देखते हैं एम्पियर्स लॉ, ये होता क्या है। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी रहेगी तो फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ पढ़ाया है। तो ये गॉस लॉ जैसा ही बहुत सिमिलर है। गॉस लॉ में हम 3D सरफेस लेते हैं, इसमें हम 2D लेते हैं। मतलब एक गॉस लॉ में पूरा ऐसे पूरा एक 3D सरफेस रहता है ना, एक स्फीयर ले लेते हैं या फिर क्यूबॉइड ले लेते हैं। इसमें बस एक 2D शेप लेते हैं, मतलब लूप लेते हैं, बस एक लूप लेते हैं बस, और उसमें देखते हैं हम। तो ये भी काफी सिमिलर ही है, इससे हम फाइंड करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उस लूप के अराउंड। तो ये एग्जांपल से देख लेते हैं। और हमारा फॉर्मूला रहता है यही, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dl इक्वल्स म्यू नॉट आई। इधर मेरा b डॉट dl मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वो एलिमेंट dl है, मतलब बेसिकली मैं लूप के हर एक एलिमेंट में जाऊंगा और उधर मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लूंगा, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ dl। मेरा म्यू नॉट तो कांस्टेंट है और आई है मेरा करंट, जो कि मेरे लूप के थ्रू पास कर रहा है, मतलब मेरे लूप के परपेंडिकुलर कितना करंट जा रहा है। तो इस एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो इसमें एक वायर ली है जिससे करंट फ्लो कराई है। वो वायर का हमें रेडियस दे रखा है a, और हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम वायर, इसको r मान लेते हैं, वेर r कैन बी लेस देन a और r इज ग्रेटर देन a। तो पहले हम ग्रेटर देन a देखते हैं। तो मैं वायर को ऐसे मान लेता हूँ, मेरा करंट जा रहा है आई, ये है मेरा r, r इज ग्रेटर देन a। तो अगर मैं अगर मेरे पास वायर ऐसी है, तो मैं अगर उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड देखूं, तो पहले इधर देख लेते हैं। ऐसे आ रही है अंदर की तरफ, फिर ऐसे में देखूंगा मेरे हर एक तरफ ऐसे बाहर की तरफ आ रही है। हम्म, तो अगर अगर मैं करंट को ऐसे दिखाऊं, मेरा करंट अंदर जा रहा है अगर, तो करंट अंदर गया, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाएगी। हाँ, ऐसे सर्कल में जाएगी मेरी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं ये सर्कल में एम्पियर लॉ लगाऊं, तो मेरा बी डॉट डीएल तो वन हो जाएगा। हम्म मतलब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, एंगल थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा वन हो जाएगा। तो मेरा बी डॉट डीएल हो जाएगा बी इंटू एल, एल हो गया मेरा 2 पाई आर हो जाएगा इसमें। तो वही करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, और इसमें मेरा करंट पेंडिकुलर कितना पास हो रहा है लूप से, मेरा पूरा करंट जा रहा है, तो फिर म्यू नॉट आई। तो बी डॉट डीएल हो जाएगा मेरा बी और डीएल के बीच में एंगल जीरो है, तो फिर मैं इसको बी इंटू 2 पाई आर लिख सकता हूँ। तो इधर से मुझे सीधा आ गया कि मेरा बी इक्वल्स म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर, सीधा आ गया। तो वायर के अंदर देखते हैं अभी। तो जैसे हम गॉस लॉ में देखते थे, हम सिर्फ अंदर का चार्ज, यानी कि सिर्फ अंदर का करंट देखेंगे। तो इस डायग्राम देखते हैं। तो मेरा फुल रेडियस था ए, अब मैं ले रहा हूँ रेडियस आर, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो मेरा जब एरिया था ए स्क्वायर, उससे करंट फ्लो कर रहा था आई। तो मेरा जब रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर, तो उससे फ्लो करेगा आई डैश। तो मैं आई डैश को लिख सकता हूँ आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सही है। तो अभी मैं वापस लगा दूंगा मेरा एम्पेयर्स लॉ, तो मेरा हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स म्यू नॉट आई डैश। ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स आई आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो आर एक कट गया, तो बी आ गया आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वायर। म्यू नॉट भी आएगा एक इसके साथ।
म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। तो यही था हमारा। हम ऐसे ही हमें अप्लाई करना है एम्पियर्स लॉ। तो एक बार वापस बता देते हैं। तो मैंने एक मैंने पहले तो देखा कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है। मुझे अगर फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, और उस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या आ रहा है। और अगर मैंने उस पॉइंट पे लूप लिया, तो मेरा जो cos थीटा है वो मुझे कांस्टेंट आ गया। तो फिर मैं बी डीएल को सिर्फ बी डीएल लिख सकता हूँ। और बी का वैल्यू तो कांस्टेंट आ रहा है मुझे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे कांस्टेंट आएगा एक वायर से। तो मैं बी डॉट डीएल को बी इंटू 2 पाई आर लिख दिया। और मुझे मालूम है कि मेरा करंट आई पास कर रहा है मेरे लूप के थ्रू। तो मैंने पूरा आई ले लिया। और केस जो वन है, मतलब बेसिकली आर लेस देन ए वाला केस है। हम्म उसमें मेरे पास इतना फर्क आ रहा है कि मेरा पूरा करंट पास नहीं कर रहा है उसके थ्रू। मेरा करंट पोर्शन पास कर रहा है। वो मैंने एरिया के थ्रू निकाल लिया। और मैंने वापस सेम फॉर्मूला में डाल दिया। आई की जगह आई डैश डाल दिया। और आर की जगह ए स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ गया, आर की जगह ए डाला है। नहीं, आर आर ही है। तो इस आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। हमने अभी ये चैप्टर चालू किया है, तो थोड़ा स्लो चालू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर से पेस पिकअप करेंगे थोड़ा। और नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा भी समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बेसिक्स बिल्ड करने के लिए था कि इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करना है, एम्पियर्स लॉ कैसे लगाना है। तो अ, अगर आप बाद में देख रहे हैं तो फिर अगली वीडियो की लिंक मोस्टली आ गई रहेगी स्क्रीन पे। या फिर बाकी मेरी जो फिजिक्स की वीडियोस है उनकी लिंक आ गई रहेगी स्क्रीन पे। तो वो अगर नहीं देखी हो तो फिर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।